परवाड़ गांव की जो पंचायत के जो मुखिया हमारे बीच में सरपंच साहब हैं और जिसके नेतृत्व में आज इस परवाड़ गांव के तमाम विकलांग उठे हुए हैं। हम इनके आभारी हैं सरपंच साहब के। और हमारे साथ में हमारा विकलांग एकजुटता अभियान जो जत्था का जो नेतृत्व कर रहे हैं विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के हिसार जिले के जिलाध्यक्ष दर्शन पुरी जी और उकलाना ब्लॉक के प्रधान श्याम सुंदर जी, अगरवा ब्लॉक के प्रधान महावीर फुलेरी जी आज इस जत्थे के दौरान आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आए हैं और कुछ आपके दर्द सुनने के लिए आए हैं, ताकि कुछ हमारी आपको कह पाएँ, कुछ आपकी हम सुन पाएँ और एक साझा एक रिपोर्ट बना के हम प्रशासन को दे पाएँ। इसी उद्देश्य को लेकर ये जत्था हमने निकाला है। और ये जत्था हिसार के 7 ब्लॉकों के 120 गांव में ये जत्था जाएगा। और अभी आप लोगों का ये 21वां गाँव हमने कवर कर लिया है आज। और इसके बाद ये बूढ़ा खेड़ा 12 बजे अपना कार्यक्रम वहाँ हमने रख रखा है। उसके बाद उकलाना मंडी में जाएगा और फिर हम उकलाना गांव में जाएगा। रात को हमारा जो ठहरने का जो प्रबंध है उकलाना गांव के अंदर है। और इस जत्थे में जो हमारे साथी जो चल रहे हैं वो 26 तारीख से ही चले हुए हैं, क्योंकि ये जत्था 26 अप्रैल से चला हुआ है और ये 31 मई तक चलेगा, लगातार चलेगा। कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है इसमें। पूरे गांव का शेड्यूल, पूरे 7 ब्लॉकों के शेड्यूल हैं वो बने हुए हैं। तो उकलाना गांव के भी ये 22 गांव का हमारा शेड्यूल है, उस 22 गांव में ये जाएगा। और 7 मई को आपका ये पुरानी तहसील है जो उकलाना के अंदर, वहाँ पर सम्मेलन करेगा विकलांगों का, जिसमें ये गांव-गांव में जो हम जा रहे हैं आपको एक तो 7 तारीख के लिए कहने के लिए भी आए हैं कि विकलांगों का जो इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है पुरानी तहसील में, आप जितने यहाँ पर आए हुए हैं उस सम्मेलन में भी पहुँचे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो योजनाएं आपको प्रॉपर मिल रही है तो नहीं मिल रही, उसको लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दूसरी बात, उससे अलग भी आप लोगों की कोई समस्या है नहीं है जो आगे आपकी बात को उठाया जा सके। और जो सरकार ने दिया है उसमें से कितना दिया है वो पूरा 100 का 100 मिल रहा है या उसमें भी कुछ ना कुछ आपको चीज़ें रुक रुक के मिल रही है। तो वो तमाम बातें आज इस जत्थे अभियान के दौरान हम जिस गाँव में जाते हैं वहाँ पर हम उस सभी विकलांगों से पूछते हैं कि हमारे पास फार्म है और उस फार्म में आप लोगों की डिटेल है, वो हम डिटेल आप लोगों की भर के यहाँ से लेके जाएंगे और इसका पूरा 120 गांव का खाता बना के हम उपायुक्त को सौंपेंगे। तो विकलांग अधिकार मंच अकेला कोई हिसार का कोई संस्था नहीं है, ये पूरे हरियाणा की संस्था है। और इसका जो संबंध है ऊपर नेशनल लेवल की जो मंच बना हुआ है NPRD, जिसको नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकलांग अधिकार मंच के नाम से उसको ऊपर जाना जाता है। उसके साथ हमारा संबंध है। पूरे भारत में एक पूरा प्लेटफॉर्म ये बना हुआ है। तो हरियाणा के अंदर हम गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता उस में काम करते हैं, फिर ब्लॉकों में हमारे कमेटियां बनी होती है, जिले पे कमेटियां बनी होती है, फिर हरियाणा में, फिर पूरे भारत में। एक मीटिंग हुई थी और उसमें कम से कम 2 घंटे विचार विमर्श हुआ विकलांगों के ऊपर और DC साहब खुद उस मीटिंग में बोले थे और उन्होंने ये कहा कि मैं विकलांगों की समस्याओं को समझना चाहता हूँ, उनकी पीड़ाओं को समझना चाहता हूँ, उनकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस 2 घंटे की मीटिंग में आप लोगों के साथ बैठूंगा। तो उन्होंने बैठा, उस टाइम कुछ चीज़ों पर चर्चा जो हुई है उसमें तो इस बात पर चर्चा हुई कि विकलांगों के हिसार के अंदर टोटल आबादी कितनी है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास टोटल आंकड़ा नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी का मानना है कि हिसार के अंदर 12,000 विकलांग हैं। CMO साहब का अपना मानना है कि हिसार के अंदर 18,000 विकलांग हैं और रेड क्रॉस अधिकारी का मानना है कि हिसार के अंदर 10,000 विकलांग है। इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी कोई करेक्ट आंकड़ा नहीं है। तो हमने सवाल किया कि यदि हमारा आंकड़ा ही आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप हमारे लिए काम क्या कर पाओगे, विकलांगों का रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस पे DC साहब ने भी अफसोस जताया कि भाई हम इतने स्तर पे काम कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों के पास
खाका तक भी नहीं है, तो कम से कम एक खाका तो होना चाहिए कि हिसार के अंदर कितने हैं। फिर उन्होंने हमारे से पूछा कि आपके कितने मांगते हो। हमने कहा कि 2011 का जो सर्वे हुआ था हरियाणा के अंदर आर्थिक आधार पे, उसके मुताबिक हिसार में 41,000 विकलांग है। और आज विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 का जो कानून बन चुका है, यदि उस कानून को भी हम जोड़ें, उसके अंदर 7 कैटेगरी की बजाय 21 कैटेगरियों को कर दिया गया है। तो अब 21 कैटेगरियों को जोड़ के 80,000 से ऊपर विकलांग हिसार में है। तो आबादी तो बहुत बड़ी है विकलांगों की। यदि उसमें सुविधा लेने की बातचीत आती है तो सिर्फ 12,000 लोगों को पेंशन मिलती है, तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों का कोई वो नहीं, तो इसलिए वो सुविधाओं से बाहर है। फिर हम यदि ये बात करें कि 100% कितने हैं, तो सरकार के पास आंकड़े नहीं है। 80% से 100 के बीच वालों को सरकार ने बोल तो दिया, उनको हम बैटरी वाली रिक्शा देंगे, लेकिन सरकार के पास आंकड़े तो नहीं है, वो किसको देंगे, कितने लोगों को देंगे। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी हमारे बीच में एक हिस्सा है, तो उसका भी एक सर्वे उस रूप में नहीं है। अभी डीसी साहब ने बोला है कि वो जो आपकी आशा वर्कर है वो गांव-गांव में उनका एक रिकॉर्ड बनाएगी, और वो रिकॉर्ड बना के और फिर वो हमारे को ऊपर सौंपेंगे इस गांव में कितने विकलांग हैं। फिर उसके मुताबिक फिर हमने विचार किया कि प्रशासन का जो काम करने का जो तरीका है वो बड़ा धीमी गति से होता है और कई बार लटक भी जाता है बीच में। क्यों ना हम अपने विकलांगों के बीच में, अपने भाइयों के बीच हम जाएं। हमने फिर ये इकट्ठे होके मीटिंग की और मीटिंग करके फिर ये फैसला लिया कि हमने एक ऐसा जत्था निकालना चाहिए जो विकलांगों के गांव में जाए और उन गांवों में विकलांगों के रिकॉर्ड इकट्ठे करें, उनकी समस्याएं को चिन्हित करें और फिर उसका पूरा खाका बना के फिर डीसी साहब को दें। तो डीसी साहब को फिर हम कह दीजिए जी 120 गांव का ये खाता है, इसी प्रकार की विकलांग दिक्कत आने लग रही है, ये बताओ इस पर आप कितना काम करोगे। तो वो एक रिपोर्ट इस तरीके का हो, उसको लेकर हमने फिर ये अभियान जत्था चलाया। आज आपके गांव में आया है। अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ी तौर पर ये सूचना उस रूप में सरपंच साहब को दी गई है। सरपंच साहब ने जितना भी प्रयास किया, काफी अच्छा प्रयास किया है। फिर भी आपके गांव में इससे अलग और ज्यादा विकलांग और भी हो सकते हैं। हमारा अनुमान है 30-40 विकलांग इस गांव के अंदर कम से कम मिलेंगे जब आप सर्वे करोगे, तो अनुमान है हमारा। लेकिन वो करेक्ट आंकड़ा तो आप लोग ही दे सकते हैं या यहाँ की पंचायत दे सकती है। पेंशन 30-40 लोग पेंशन जरूर से जरूर ले रहे होंगे। यहाँ पर स्कीम की बात आ जाती है, भाई विकलांगों को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग विभाग में लोन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जितने बैठे हैं इनमें से कितने लोगों को पता होगा कि उस डिपार्टमेंट में हमारे को लोन मिलता है? बहुत से विकलांगों को पता ही नहीं है। उनको इस बात का ये भी हम जानना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसने लोन मिला है, किसने को नहीं मिला और कौन लोन लेना चाहता, कौन लेना चाहता। तो छोटे छोटे अपने रोजगार। दूसरी बात इसमें ये भी हम देखना चाहूँगा साथ में कितने लोगों के बस पास बने हैं, किसके बस पास नहीं बने हैं, किसकी यूडीआईडी कार्ड बनी है, किसके आयुष्मान कार्ड बने हैं, और किसकी जो फैमिली आईडी में जो दिक्कत आने लग रही है किस तरह की दिक्कत आने लग रही है। और 80% का ऊपर है किसने सदन के व्हील चेयर वगैरह उसका कोई सामान लिया है, कोई लिया या उसका नीचे भी है, कोई मुख बधिर है या कोई ब्लाइंड है, उनको कोई सामान रेड क्रॉस में मिला कोई मिला। रेड क्रॉस का संबंधित भी रिकॉर्ड हम भरने लग गया, क्योंकि रेड क्रॉस अधिकारी को यह बताना चाहा कि भाई विकलांग के इतने विकलांग है कि यह रिक्वायरमेंट है, ये बात बताओ आपने इसमें पूरी कितने लोगों की करी है और कब कर दोगे यह रिक्वायरमेंट पूरी। तो इसलिए हमारे लिए जो रेड क्रॉस का प्रोग्राम भी हमारे साथ है। फिर रेल पास की जो बात आवे, रेल पास की तो जितने बैठे हैं लगी एक आधा बनवा पाओ, रेल पास तो कोई बनवा पाओ। असल में तो लोगों मेरा तय पर रेल पास बना है और फिर रेल पास बनता भी होगा उस प्रक्रिया को मेरा बना खड़ा है। तो कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत आने लगी विकलांग है उसकी वजह तो बनवाना है कोई, यह भी एक बड़ी समस्या होने लग रही है। कांग्रेस विकलांगा के बीपीएल कार्ड होने का बावजूद भी, मकान कच्चे होने का बावजूद भी वो उसकी जो मकान कच्चा मकान के पीछे मिलने चाहिए वो कोई मिलने लग रहे हैं, वो भी किसना मिला है कोई मिलते, वो भी एक बड़ा सवाल हमारे बीच में है। ये ऐसी जो मांग है जो विकलांगा ने रोज जिंदगी में जरूर पड़ा है। पेंशन का मामला है, पेंशन क्या उसने समय पर मिला कोई मिलती। दूसरी बात रैंप जो गांव में अंदर जो एटीएम बैंक बन रहे हैं वाले को 100% विकलांग है, जो भाई रिक्शा पर जावा है, जब इसने बैंक इसका एटीएम बन रहा है, इसने बैंक में रुपये कटवाने पड़ जाए
तो ये तो खुल जा सकता है एटीएम के भीतर, जबकि सरकार ने विकलांग एक्ट 2016 का मुताबिक जितने भी बैंक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज जो भी हैं, वो विकलांगों के अनुसार बनाने हुए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं है। तो यदि ये किसी को एटीएम बैंक मेरे पीछे काट के एटीएम होता है और कोड बता दें तो उसका मिसयूज भी हो सका है एटीएम का, लेकिन यो एटीएम के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि उस एटीएम के अंदर जाने खातर इसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए 100% विकलांग के लिए वो नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। बल्कि पूरा हिसार की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की बात करने लग हूँ। अभी तक जो विकलांग सबसे पहले जो जरूरत है उसके लिए ये रेड क्रॉस का जो सामान मिला है उसकी सबसे पहला जरूरत है, क्योंकि वो उस दिन मिलेगा तो वो बाहर भीतर घूम सका है, वो समाज में देख सका है। फिर उसके लिए है उसका प्रबंध रोटियां का, फिर बाकी दूसरी चीज बाद में हुआ है कि वो और कुछ एक चीज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप यदि रोजगार की बात भी करा तो हरियाणा के अंदर 15,000 पद खाली पड़े हैं विकलांगा के, और हम कई बार मुख्यमंत्री तक भी मिल चुके हैं, दुष्यंत चौटाला तक भी मिल चुके हैं, अनिल विज तक भी मिल चुके हैं, सामाजिक न्याय मंत्री तक भी मिल चुके हैं, और कई बार मेल भी भेज चुके हैं कि हमारे जो पद खाली पड़े हैं वो भरे जाओ। और काफी 10 साल तक भी ऊपर हो गया है, अब तक हमारे पद को नहीं भरे जाने लगे। यदि वो पद भरे जाओ तो बन रहे हमारे जो विकलांग भाई हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनके रोजगार चाह सका है, और काम धंधा यदि नौकरी मिल गई तो उसका पूरा का पूरा धर्म में बदलाव आ जाए है, सुतरे दिन आ जाए घर के साया के। तो उस रूप में भी उनका जो बैकलॉग बढ़ा है वो 4% है, पहले 3% था, ये विकलांग कानून 2016 बनने के बाद ही वो 4% बढ़ा दिया गया है। तो उस 4% कोटा का भी हमारा अभी तक प्रयोग कोई होना है, कानून बेहतर बढ़ गया 2016 का। तो ये इस दफ्तर के दौरान हम यह बात भी कहना रहे हैं, और साथ में यह बात भी कहना रहे हैं कि 40% पर यदि हमारा कानून हमें ये अधिकार देता है कि वह 40% में विकलांग सारी सुविधाएं ले सके जो की जरूरत है, तो फिर हरियाणा में ये भेदभाव क्यों है कि 40 पर तो रेल पास, 60 पर बस पास, न 100 पर बस पास और 60 पर पेंशन। ये क्यों मात्र हरियाणा के अंदर यह दिक्कत है। आप हरियाणा तक बाहर जाओगे आपने 40% तो ऊपर फैसिलिटी मिलेगी उसके बाद की, लेकिन उन्हें दिक्कत हम चाह कि यह सबने जरूरतमंद सबने मिला है और 40 पे लागू होता पेंशन भी। तो ये गड़करे भाई था बेटा था भाई, गड़करे भी करा भाई से है तो 40%, 45, 50, 55 भी है, लेकिन कोई पेंशन की व्यवस्था होने लगी। और दूसरी बात यह भी कहना चाह रहे हैं कि पेंशन जो आप लोगों ने मिला है, मैंने सर्वे कराया 70 का मांगा पिछली बार है, उस सर्वे में यह बात निकल के आई कि 80% जो विकलांग है सिर्फ पेंशन में गुजारा है, 80% विकलांग, इसके पास और कोई रोजगार संसाधन नहीं है। और आदमपुर में तो ऐसा केस मिला कि जो कि 2,500 रुपये मिला है वो भी उसकी जेब में को नहीं रंधे, और वो बीडी बैंक के पिंदा पाया मैं कहने लगे बस 2,500 रुपये मिला है तो फिर भी बीडी बैंक के पीवा है, वो कई देर तक को नहीं बोलिया। अब बोले यार हमने बताया तो दे बस तू बीडी बैंक के क्या पीवा तेरे तो पीछे 2,500 रुपये मिला है, गुस्सा में होकर बोले बोला कोई छोड़ दे तो मतलब और रुपये भी गुट्ठा की टेम उसकी लेके दाओ बाद में उसके रुपये और बढ़ता है। हम लोग कमाते हैं उसके बदले कोई बात को नहीं, लेकिन उसने जो जरूरत है उसकी जरूरत तो पूरी कर दो, जिसका तो पीछे मिलने लग रहे हैं। घने विकलांग से हैं जिसका परिवार में 100% विकलांग है, या कहीं मंदबुद्धि बच्चा है या ब्लाइंड है, आप देखिए कि उस परिवार में एक सदस्य उसका अकेला बंद है, पूरा एक सदस्य वो बेरोजगार हो जाएगा, उसकी देखभाल करना में सारा काम है। तो क्या सरकार ने उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, वो उसकी भी पेंशन होनी चाहिए। यदि उसकी भी पेंशन हो जाए उसका युवा एहसास होगा कि तन्ने जो यह पेंशन मिलना है इसकी वजह से मिलना नहीं है, तो 2,500 उसने मिल जाए, 2,500 उसने मिल जाए तो 5,000 में उस मंदबुद्धि विकलांग की, उस 100% विकलांग की ठीक ठाक सेवा हो सके। सरकार ने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, या भी हम इस जत्था का दौरान कहने खातर आया कि सरकार ने प्रबंध करना चाहिए। एक सरकार ने यह घोषणा करी थी कि हम 3.5 लाख रुपये बिना ब्याज विकलांगा ने लोन देवांगे, और कम से कम 2 साल हो गई है, ईब तक एक ने भी इस व्यवस्था किसी ने बोल दिया है। भाई विधवा ने विकलांगा ने घोषणा तो कर दी 3.5 लाख रुपये देंगे बिना ब्याज, लेकिन दिया तो कोई नहीं।
आमी जब तक दौड़ यह भी कहना है हाँ भाई गाँव आदमिया ने भी विकलांगा ने कि भाई अपने लिए 3.5 लाख रुपये जड़े भी कोई सरकार का नुमाइंदा मिला तो यह मांग भी गिरना रखो हमने हमारी आप लोगों ने वादा किया था वो भी मारती दिया था। ये एक सवाल है 80% का ऊपर क्या सरकार ने घोषणा कर रखी है कि स्कूटी देवांगे। 80% का ऊपर की बहुत बड़ी आबादी है विकलांगा की और 29 स्कूटी की देने की बात आवा जो जिसको बैटरी वाली रिक्शा कह रहा है। अभी हमने यह इसकी मांग 2013 में कर देना लग गया और ईद जाके वो स्कूटी मिलनी शुरू हुई है, लेकिन वह जितनी मिलनी चाहिए सबने ना दे के थोड़ी थोड़ी दे जाने लग रही है। भाई हिसार में 50 बैंड दो, दूसरा में कड़िया 100 बैंड दो, कड़िया 30 बैंड दो, जबकि उस जिला में बहुत ज़्यादा विकलांग हुआ है तो वह जरूरतमंद विकलांग मिलनी तो सारे में चाहिए, लेकिन वह ना मिलके वह ना मात्र लोगों ने मिला है। तो हम चाहते 80% तो ऊपर आने भी बैटरी वाली रिक्शा मिलनी चाहिए। और पूरा जो भाई रसीद जिनकी ऑनलाइन फार्म करे थे तो रिक्शा खातर है रेड क्रॉस में जिनका थोड़ा रसीद हो वो हमें बताया दियो। ये जो सरकार हमारा थोड़ा फोन भी ऑनलाइन रहे हैं क्योंकि हमने 26 तारीख जब तक जत्था काट दिया नहीं, जब तक सरकार ने यह मूड बना लिया भाई विकलांगन की में दोनों काम देना चाहिए। आदमपुर के अंदर 17 बैटरी वाली रिक्शा बनी है 28 तारीख में और कल हिसार बनी है। तो इसका मतलब नू बेरा लग गया विकलांग इकट्ठे होना शुरू कर दे, गाँव का मामा जत्था जाने लग गया और ये कदे इकट्ठे तो निकल लग रहे हो आपसे में कदे तरह थारे खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोल ले तो सरकार ने सुविधा देनी शुरू कर दी और उसको ऊपर कितनी मिलेगी वह न्यारी बात है। लेकिन हमें बातचीत करी जी आप लोग जो देन लाए हो किस किस लोगों ने देने की तैयारी है। नोला प्रधान जी आप जिन लोगों की रसीद है जिनके ऑनलाइन फार्म भरे थे वह रसीद दे दो हमें, हम उनकी तो पहला तो सबसे पहले तो उन्हें भी देवांगे हम और बाकी जो लोग बच गए उनके फार्म भरवाए जाएंगे। आज आप लोगों के जो फार्म हम भरांगे उसमें जिस लोगों के पास रसीद है वो 80% का ऊपर का है वो थोड़ा हमें बताया भी दे कि मेरे पास रसीद है और मैंने ऑनलाइन फार्म भरे थे, ताकि हम आपका डाटा ऊपर रेड क्रॉस अधिकारी के पास भेजने में कामयाब हुआ और आप लोग चीज दिलाने में भी कामयाब होगा। एक तो यह बात भी इस जत्था का दौरान कहना आया कि वह सब नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी जो बात है कि यूडीआईडी का जो मामला है, यूडीआईडी का मामला बड़ा टफ मामला हो रहा है आज की टाइम में। टफ का मतलब कठिन मामला हो रहा है। ये कई भाई कहते हैं जी यूडीआईडी कोई बन लाएगा फोन आना लाएगा डिपार्टमेंट का मत है मिला नहीं तो तेरी तनख्वाह कट जाएगी सुविधा कट जाएगी, फैमिली आईडी बनवानी जरूरी है। हमको की फैमिली आईडी बनवानी रही हो यूडीआईडी बनवानी चाहिए अच्छी चीज है, लेकिन यूडीआईडी बनवाने की जो पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी उसका तहत बननी चाहिए या बनाई जाने लग रही है डॉक्टर की अपनी मनमर्जी के साथ है। अरे मनमर्जी के साथ है विकलांगा का जीवन प्रभावित होने लग रहा है। प्रभावित कैसे होने लग रहा है नू कहा है कि पुराने मेडिकल तो कैंसिल करांगे और नए मेडिकल बनावांगे। जिस विकलांग का हाथ उड़ तक कट रहा है और डॉक्टर ने नू लिख दिया कि भाई वो परमानेंट विकलांग है इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, इसका मतलब वो मेडिकल पूरी जिंदगी काम आवा उसका। ईब सरकार ने कहा कि ये तो रद्द है अरे दोबारा बनेगा दोबारा बनवाओ, इसका मतलब वो ठीक हो गया कि दोबारा बनवाओ वो फूट तो नहीं आया आप तो अपनी पोजीशन बोर्ड है जो दिक्कत है उसका है और डॉक्टर ने बोर्ड में लगी है परमानेंट कोई दूसरे ने में लगी पड़ी। तो ईब सरकार उसकी दोबारा कहने लग रही है वो जो दोबारा बनवाना हुआ है तो लोग पहले तो सीएससी सेंटर में ऑनलाइन करवाओ। सीएससी सेंटर में 100 रुपये ले हुए हैं बल्कि सरकारी 30 रुपये फीस है। फिर वो लेके ऑनलाइन डाटा जो कराया हुआ है वो रिकॉर्ड लेके फिर आप आओ सिविल हॉस्पिटल में और उसने खुद में आना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर उसने देवा टोकन नंबर है नू कहो 1 महीना बाद आइए फलानी तारीख ने, फिर वो हटके आओ उस तारीख में, फिर बोर्ड का दौरा भेजा है डॉक्टर दौरा लगना डॉक्टर दौरा है और फिर तो चेकअप के लिए नुका यार मशीन को नहीं बाहर तक चेक करवाया लिया या और चेकअप की बात करेंगे तो आज वो मशीन वाला को नहीं आज वो डॉक्टर को नहीं बैठा। फिर दूसरी बात है वो यूडीआईडी की तरफ सारी प्रक्रिया पूरी करके फिर भी कोई कमी रहे जिनको विरोध तक जाना पड़ेगा ईवा करवा जाना पड़ेगा। वो जो रेफर करने लग रहे हैं
क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। और सिविल हॉस्पिटल में तो विकलांग जब गेट पर उतरा है डॉक्टर तक जाओ है तो व्हील चेयर तक की व्यवस्था तो नहीं। 100% विकलांग ने घिसड़ के डॉक्टर तक जाना पड़ा है। तो यह एक मानवता का आधार पर क्या उसकी और व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और व्हील चेयर की व्यवस्था करनी चाहिए, और वॉलंटियर की व्यवस्था करनी चाहिए रेड क्रॉस के द्वारा, तो और ताकि उसकी व्यवस्था ठीक ठाक हो, विकलांग में दिक्कत ना हो। लेकिन वह व्यवस्था ना करके वो दूसरे डाल की और दिक्कतें आने लग रही है। इसी तरीके से फिर मेडिकल बना दिया है, डॉक्टर के लिए ये दूसरी चीज बन लग रही है। जो डॉक्टर के लिए सेटिंग कर रहा है उसका तो ठीक ठाक मेडिकल बना दे हैं, और नीट मेडिकल में भी दिक्कत करने लग रही है। कई विकलांग आए, कल बिटमड़ा गांव का विकलांग का 70% मेडिकल था, अरे यूडीआईडी कार्ड बनवाना गया तो 40% बढ़ा रह गया। तो इसका मतलब तो पेंशन तो बैर हो गई। वो जो यूडीआईडी जिसका बढ़ गया, जिसका कागज तो चढ़ गया 10% मेडिकल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। आप सही सरपंच एमएलए एमपी की किसी की सिफारिश लगा लियो, कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी शिकायत भी चंडीगढ़ करनी पड़ा है, आज तो शिकायत भी थोड़ी नेड़े और वह भी मेल भेजनी पड़ा है। और फिर मेल का जवाब को लग गया। हरियाणा में आज तक एक का भी मेल का जवाब को 1.25 साल की 1.25 साल की इस प्रक्रिया में देखा, एक मेल का जवाब भी कोई। तो जिसका रिकॉर्ड में चढ़ गया वो चढ़ गया। इसलिए विकलांग डरते जानते को नहीं, कदया तनख्वाह भी जाती रहा है, यो सारा है। आम चाहती विकलांग की सरल प्रक्रिया में यूडीआईडी कार्ड बनाई जाए, और जो पुराने मेडिकल है जिसमें प्रमाणित लिख रखा है उसे आधार पर हमारी यूडीआईडी कार्ड बनाए जाए। लेकिन इनकी जटिल बना दी हुआ दूसरी जो विकलांग है ना तंकड़ लग रहे हैं उसके साथ। इसके लिए भी हमें सिविल हॉस्पिटल में 27 जुलाई को धरना बैठे, 9 महीने हो गए विकलांगा धरना बैठे। वो कोई जो बैठे हो 5 साल खातर मांग खातर कोई बैठे, वो तो थाम पूरे बैठे तो सारे की मांग हुआ, क्योंकि जीव वो सब उड़ा तो जितने लोगों ने जाना सब ने पास हो गए उड़ाना है, जिसमें तो आप लोगों ने भी जाना है। तो इसका मतलब सारे ऊपर वो संकट है। लेकिन लड़ाई लड़ने में कुछ